यहाँ से हम आपका हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्राफ्ट और ट्रेडर्स टाउन्स वाला जो चैप्टर था उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्राफ्ट इन टाउन्स। कि टाउन्स में क्या क्या क्राफ्ट थे, जैसे कि यहाँ पर एक शॉल है, शॉल का बॉर्डर देखो इस टाइप से, ये क्राफ्ट वर्क ही है। एक 17th सेंचुरी का कैंडल स्टैंड है ना, ये क्या है, इसमें ब्लैक ओवरले है और इसका ये किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है। The Vidar craftspersons were renowned for their inlay work in copper and silver that in came to be called बिदरी। जो बिदार जो कलाकार थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो अपने इनले काम के लिए जो कि वो कॉपर में और सिल्वर में करते थे उसके लिए वो जाने जाते थे, जिसको कि बिदरी कहा जाता है। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी विच इंक्लूडेड गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। कि जो पांचाल और विश्वकर्मा जो समुदाय हैं, जिनमें कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, के जो सुनार होते हैं, जो ब्रोंज का काम करने वाले हैं वो है, लोहार है, मैसन है, कारपेंटर है ना, जो कि टेम्पल्स बनाने के लिए ज़रूरी थे, वो सभी इसमें शामिल थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स। कि इन्हीं लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, महल बनाने में, टैंक बनाने में, रिजर्वर बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इन द सेम वे वीवर्स सच एज द सलियार और केकोलर्स केम अप एज प्रोस्परस कम्युनिटीज़ मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल। और इसी तरीके से, उसी तरीके से जो वीवर्स होते हैं जैसे कि सलियार है, केकोलर्स है, वो सब जो थे ऐसी समृद्ध समुदाय थे जिन्होंने टेम्पल को बनाने के लिए डोनेशंस दिए थे। सम processes of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became the crafts which were specialized and independent। कुछ जो ऐसे कपड़े बनाने के जो तरीके थे, जैसे कि कॉटन को साफ करना, स्पिन करना, उसको डाई करना, ये सब जो थे एक कला बन गए थे जो कि स्पेशलाइज हो गई थी और अपने आप में इंडिविजुअल हो गई थी। द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन्स। कि टाउन का जो फॉर्चून चेंज हुआ, टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, बिकेम मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर्स लाइक थंजावुर रिड्यूस्ड इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। कि जैसे जैसे सेंचुरीज निकलती गई, जैसे कि अहमदाबाद है गुजरात में, वो एक व्यापारिक सिटी बन गया, और जैसे कि तंजौर जैसे जो सिटी थे वो जो थे वो साइज़ में कम होते कर इनकी इम्पोर्टेंस कम होती है। ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है मुर्शिदाबाद, वहाँ पर भागीरथी नदी के किनारे रोज टू इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर सिल्क एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। ये जो था भागीरथी के किनारे मुर्शिदाबाद, ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर, सिल्क का इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था और ये बंगाल की कैपिटल बन गया था 1704 में। इट डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। ये जो था मुर्शिदाबाद, ये नष्ट हो गया था, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई थी जब यहाँ के वीवर्स को जो इंग्लैंड से जो मिल से बनाया हुआ जो सस्ता कपड़ा था उससे कंपटीशन करना पड़ा था, तब ये डिक्लाइन हो गया था। अ क्लोजर लुक हम्पी, मासुलीपट्टनम एंड सूरत। कि अब हम हम्पी, मासुलीपट्टनम और सूरत के बारे में देखेंगे कि द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी की जो स्थापत्य कला थी उसको हम देखते हैं। इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन हम्पी इज़ लोकेटेड। हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में है। It formed the center of विजयनगर एम्पायर विच वॉज फाउंडेड इन 1336। ये जो था विजयनगर जो एम्पायर राज्य था उसका केंद्र था, जो कि 1336 में स्थापित किया गया था। द मैग्निफिकेंट रूइंस एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। ये जो हम्पी में जो एक अच्छा सा सिटी, फोर्टिफाइड सिटी, जहाँ पर अच्छा कंस्ट्रक्शन था, इस टाइप से था हम्पी, जो यहाँ देखने को मिलता था। नो मोटार और सीमेंट वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। यहाँ की जो दीवारें थी उनको बनाने के लिए कोई मोटार या सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था। टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग वॉज द टेक्निक यूज। इन जो दीवारें थी इनको बनाने में इंटरलॉकिंग वाला जो सिस्टम होता है, टेक्निक जो होती है, उसको यूज़ किया गया था। देखो ये वॉच टावर, एक व्यू ऑफ वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ इनक्लोजर ऑफ हम्पी। हम्पी में यहाँ से जो टूटी हुई दीवार है, यहाँ पर देखो आप, ये एक दूसरे में इंटरलॉक्ड किए हुए है ना। ड्यूरिंग द रूल द विजयनगर रूलर्स वर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स। कि
जो विजयनगर के जो राजा थे वो बिल्डिंग, टैंक और कैनाल बनाने में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट इन विथ 1.37 किलोमीटर लॉन्ग अर्दन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर। मालदेवी रिवर के किनारे एक डैम बना हुआ है, अनंतराज सागर टैंक। कृष्ण देव राय बिल्ट अ ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बिटवीन टू हिल्स। और कृष्ण देव राय जो था उसने एक बहुत बड़ा एम्बैंकमेंट यानी कि ब्रिज बनवाया था दो पहाड़ों के बीच में, टू क्रिएट अ मैसिव लेक नियर विजयनगर, कि ताकि एक झील जैसी विजयनगर के पास में बनाई जा सके। इसलिए उसने ऐसा एक बहुत बड़ा सा स्टोन एम्बैंकमेंट करवाया था, दो पहाड़ों के बीच में खुदवाया था, फ्रॉम विच वाटर वॉज कैरीड थ्रू एडिकेट एंड चैनल्स टू इरीगेट फील्ड एंड गार्डन्स, जिसके थ्रू वाटर जो है वो एक सही अमाउंट में और गार्डन्स और फील्ड्स वगैरह को एडिकेट अमाउंट में इरीगेट करने के लिए लाया जा सके। अ फोर्टिफाइड सिटी, दिस इज हाउ अ पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिंगो पायस डिस्क्राइब हम्पी इन 16th सेंचुरी। कैसे हम्पी को 16th सेंचुरी में एक ट्रेवलर ने डिस्क्राइब किया। वहाँ पर देखो, एट द एंट्रेंस ऑफ गेट वेयर दोज पास हु केम फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज़ मेड विद इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल्स एंड टावर्स। कि जो गेट का जो एंट्रेंस था, जहाँ से गोवा की तरफ पास हो रहे थे, वहाँ पर राजा ने जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी बनवाई थी, जिसके चारों तरफ क्या थी, टावर और दीवारें बनाई हुई थी। दीज वॉल और नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज, ये दूसरी सिटीज़ में जो दीवारें होती हैं उनकी तरह नहीं थी, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मैसनरी जो चीज़ें हैं उनसे बनाई हुई थी। सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट, जो उसके कुछ दूसरे पार्ट्स में भी मिलती है। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स, और फ्लैट रूफ के साथ में बहुत ही अच्छी जो बिल्डिंग्स थी उसकी कतारें थी। हम्पीज आर्किटेक्चर वॉज यूनिक, हम्पी का जो स्थापत्य, आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य, यानी बिल्डिंग बनाने की जो कला होती है उसको स्थापत्य कला कहते हैं, वो बहुत ही यूनिक थी यानी खास थी। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड इनॉमरस आर्क्स, जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर इनॉमरस आर्क्स यानी जैसे इस टाइप से बहुत सारे बिल्डिंग्स में आर्क्स बने हुए थे, डोम्स और एंड पिलर्ड हॉल्स विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, जिसमें कि मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी। वेल प्लान्ड ऑर्किड्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स विथ स्कल्पचर मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स वर ऑल्सो देयर, और बहुत अच्छे से जो ऑर्किड्स और ब्यूटीफुल गार्डन्स भी बने हुए थे। इन द 15th-16th सेंचुरी इट इज़ ही डे हम्पी फ्लोरिश्ड विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। 15th-16th सेंचुरी में हम्पी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बहुत प्रोत्साहन मिला था। द मार्केट्स ऑफ हम्पी वर थ्रोन बाय मुस्लिम मर्चेंट्स, यहाँ पर मुस्लिम मर्चेंट्स ज़्यादा थे, चैतीस थे, एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक द पुर्तगीज। द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ वर द टेम्पल्स, यहाँ पर जो केंद्र था कल्चरल एक्टिविटीज़ का वो मंदिर थे। द देवदासीज, जो टेम्पल की डांसर्स होती थी देवदासीज, परफॉर्म्ड बिफोर द डाइटी रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्ष। विरूपाक्ष एक शिवा की फॉर्म होती है, विरूपाक्ष टेम्पल में इस शिव जी का एक टेम्पल है। जो देवदासी जो है वो यहाँ पर डांस करती थी, अपनी भक्ति दिखाती थी। बहुत सारा जो पिलर्ड वाला जो हॉल होता था विरूपाक्ष में, वहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी वॉज द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ। कि यहाँ पर हम्पी में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे उसमें जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स था वो महानवमी फेस्टिवल था, जिसे आज हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, साउथ में जिसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। Mahanavami platform has been found by the archaeologists where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs। कि महानवमी वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर किंग को, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देख के मिला है कि किंग को वहाँ पर गेस्ट रिसीव करता था, किंग उसके जो मेहमान आते थे और वो फिर जो उसके सबॉर्डिनेट, उसके जो मुखिया जो सरदार वगैरह होते थे उनसे वो ट्रिब्यूट भी लेता था। ही ऑल्सो वॉच्ड डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बॉट्स फ्रॉम हियर, और यहीं पर वो जो क्या करता था, डांस देखता था, म्यूजिक परफॉर्मेंस सुनता था और कुश्ती वगैरह जो होती थी वो भी देखता था। अच्छा, ये स्टोन चैरियट है, चैरियट का मतलब होता है रथ, विट्ठल टेम्पल का जो हम्पी में। फॉलोड बाय द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565 बाय द डेक्कनी सुल्तान, द रूलर ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद, अहमदनगर
बेरार एंड बीदर, हम्पी टर्न्ड इनटू रुइन। और जब विजयनगर में हार हुई 1565 में, जो दक्कन जो सुल्तान थे, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सारे थे, उसकी वजह से हम्पी जो है वो रुइन हो गया, नष्ट हो गया। उसके बाद आपका है अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। सूरत की तरफ जो गेटवे है वो, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड वॉज सूरत इन गुजरात। कि जब मुगल पीरियड था तो वेस्टर्न ट्रेड का जो एम्पोरियम, जो केंद्र था, वो कहाँ था? सूरत, गुजरात में था। कैम्बे, जो आज का खंभात है, एंड अहमदाबाद ऑल्सो बिकेम सच सेंटर्स। अहमदाबाद और खंभात भी कुछ सेंटर्स बन गए थे। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्म्स। कि सूरत जो था वो एक एंट्रेंस, प्रवेश द्वार था व्यापार के लिए वेस्ट एशिया के साथ में। एज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर, सूरत वॉज ऑल्सो नोन एज द गेट टू मक्का। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो शिप्स, यात्री जो शिप होते हैं, यात्री जहाज, वो भी जाते थे, तो सूरत को मक्का का द्वार भी कहा जाता था। इट वॉज अ कंपोलिशन सिटी एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। यहाँ पर सभी जातियों के लोग रहते थे, सभी श्रेणियों के लोग रहते थे। द पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में पुर्तगीज, डच और इंग्लिश लोगों, अंग्रेजों की यहाँ पर फैक्ट्रीज थी और उनके वेयर हाउस थे। ऑन एन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड anchored at the port at any given time, according to the English chronicler Ovington, who wrote about the details of the port in the 1689। एक इंग्लिश क्रॉनिकलर था ओविंगटन, उसने जो इस पोर्ट के बारे में जो डिटेल लिखी है, तो उसने बताया है कि अगर आप यहाँ पर जाओ तो एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको यहाँ पर कम से कम अलग अलग कंट्रीज़ के 100 शिप तो आपको मिल ही जाएंगे। उस टाइम की बात है ये। Several retail and wholesale shops selling cotton textile were also there. The textile of, यहाँ पर कुछ जो कॉटन टेक्सटाइल भी थी, जो रिटेल और होलसेल की शॉप। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। की सूरत की जो टेक्सटाइल थी वो उसके जरी लेस वाले बॉर्डर के लिए बहुत ही फेमस थी, जिसका मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में था। There were numerous rest houses in the state to take care of the need of people from all over the world who visit the city। कि बहुत सारे रेस्ट हाउसेस इस स्टेट में बने हुए थे, जो कि बाहर से जो लोग यहाँ पर आते थे उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए। There were massive buildings and innumerable pleasure parks। कि वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी और कुछ अच्छे पार्क भी थे एंजॉय करने के लिए। द काठियावाड़ सेठ और महाजनास, काठियावाड़ सेठ और जो महाजन थे, मनी चेंजर, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। इनका बहुत बड़ा बैंकिंग हाउस था सूरत पर। द फैक्ट दैट द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कैरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंट्रेप इन बेल्जियम इज़ वेरी नोटवर्दी। कि जो सूरत हुंडी थी वो दूर के जो कायरो जो इजिप्ट में था, बसरा इराक में था, उन सब का एक उसी टाइप से था वो भी। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी सूरत बिगेन टू डिक्लाइन। लेकिन 17th सेंचुरी ख़त्म होते होते सूरत ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। द डिक्लाइन ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकेम बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसका ये बहुत सारे कारणों का रिजल्ट था, जिसमें मार्केट ख़त्म हो गए थे और प्रोडक्टिविटी और मार्केट ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाय द पुर्तगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, आज का जो मुंबई है, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। और उसके अलावा जो सी रूट पर जो कंट्रोल था वो पुर्तगीज का हो गया था, और बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भी उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था। सूरत इज़ अ ह्यूज कमर्शियल सेंटर इन प्रेजेंट डेट। आज की डेट में सूरत जो है एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि आज हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर टेक्सटाइल का कोई काम कहीं से आता है तो उसका जो सेंटर है वो सूरत है। लगभग सभी जगह पर सूरत से ही सारा सामान आता है। उसके बाद है आपका फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक जगह है जहाँ पर ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग
होती है। ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर इज एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ मासुलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन। लिटरली क्या है, ये फिश पोर्ट टाउन है, इसीलिए उसको मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग होती है। इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इन द 17th सेंचुरी। ये भी 17th सेंचुरी में एक अच्छा खासा सेंटर था इंटेंस एक्टिविटी का। एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट, क्योंकि ये आंध्रा कोस्ट पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू सीज मासुलीपट्टनम। दोनों ही इस पर अपना अधिकार करना चाहते थे, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच इवन बिल्ड द फोर्ट एट मासुलीपट्टनम। इवन ये जो डच लोग थे, इन्होंने तो वहाँ पर अपना फोर्ट यानी कि किला भी बनवा लिया था। अब पुअर फिशर टाउन, पहले ये एक पुअर फिशर टाउन था मासुलीपट्टनम में। विलियम मेथोड जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया था कि ये गोलकुंडा का चीफ पोर्ट था, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य अपने एजेंट डाल रखे थे। और ये छोटा सा टाउन था लेकिन बहुत ही फेमस था। ये इसकी जो सिचुएशन थी, जहाँ सिचुएटेड था, बहुत ही बुरी जगह पर ये था। इट वॉज फिर फर्स्ट, पहले ये बिल्कुल पुअर फिशर टाउन था, लेकिन बाद में जब इस पर रोड वगैरह बन गई तो ये मर्चेंट्स वगैरह जो थे, उन्होंने यहाँ पर सेटल डाउन होना स्टार्ट किया था। और डच ने इसे इस कोस्ट को अपना नेशन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। In order to prevent the trade passing completely into the hand of the various East India companies, the Qutub Shahi rulers of Golconda levied royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items। कि जो ट्रेड जो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, उससे बचाने के लिए कुतुब शाही के जो राजा थे गोलकुंडा के, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी राजनीतिक जो मोनोपोलीज थी, उन्होंने टेक्सटाइल के सेल पर, मसालों पर और कुछ दूसरे आइटम्स पर लगा दी थी। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती चैतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी फेमस एंड वेल्दी। और जैसे कि गोलकुंडा के जो भी अच्छे जो सभ्य लोग थे, जो अच्छे बड़े बड़े जो व्यापारी थे, वो पर्शियन जो व्यापारी थे, तेलुगु के जो चैतीस थे, यूरोपियन के जो व्यापारी थे, इन सभी में एक कंपटीशन हो गया था, जिसकी वजह से सिटी फेमस हो गया था और यहाँ पर समृद्धि बढ़ गई थी। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representatives, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other। कि जब मुगल ने अपना पावर गोलकुंडा में बढ़ाना स्टार्ट किया तो उनका जो प्रतिनिधि था मीर जुमला, जो कि खुद एक व्यापारी था, उसने क्या किया, डच और इंग्लिश के अगेंस्ट एक दूसरे को उसने भड़काना स्टार्ट कर दिया। उसने प्ले खेलना स्टार्ट कर दिया। मुगल एम्परर औरंगजेब कैप्चर्ड गोलकुंडा इन 1686-1687 और 1686-87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने अधिकार में कर लिया। The European companies looked for alternatives. As the result, it was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। की जो यूरोपियन कंपनीज थी, फिर उन्होंने रिजल्ट क्या हुआ कि जब मुगल्स ने अपने अंदर में कर लिया, तो रिजल्ट में जो ईस्ट इंडिया जो यूरोपियन कंपनीज थे, उन्होंने उसका सब्सटीट्यूट यानी उसकी जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये उनकी जो नई जो पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसका हिस्सा था, जिसमें पोर्ट के जो कनेक्शंस थे वो बहुत ही सभी प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ में थे। तो इसलिए उसने क्या किया, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। It was felt that the new company trade centers should combine political, administrative and commercial functions। फिर ये महसूस किया गया कि जो नया कंपनी जो व्यापारिक केंद्र होगा, उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटर और कमर्शियल तीनों ही फंक्शन होने चाहिए। मासुलीपट्टनम lost both its merchants and prosperity and declined during the 18th century as the company traders moved to Bombay, Calcutta, प्रेजेंट डे कोलकाता एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई। कि मासुलीपट्टनम ने अपने जो व्यापारी थे वो और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी, उसकी जो समृद्धि थी, दोनों ही खो दी थी 18th सेंचुरी में। क्योंकि जब जो कंपनी के जो व्यापारी थे वो बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई की तरफ चले गए थे। इट इज़ नथिंग मोर देन अ लिटिल टाउन टुडे। आज ये एक छोटे से टाउन के अलावा कुछ भी नहीं है।
न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. European centuries were searching for spices and textiles which were famous both in Europe and West Asia in the 16th and 17th century. 16th और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो कि दोनों ही यूरोप और वेस्ट एशिया में फेमस थे उसके लिए सर्चिंग कर रही थी. The English, Dutch and French founded East India companies with the purpose to expand their commercial activities in the East. कि जो इंग्लिश, डच और फ्रेंच थे उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ईस्ट की तरफ बढ़ाने के उद्देश्य से वर्क कर रही है. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कंप्लीटेड विद देम. और जो स्टार्टिंग में जो भारतीय जो व्यापारी थे जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर, वीरजी वोरा, इन्होंने उसके साथ कंपटीशन भी किया था. However, sometime later the European companies used their naval power to seize control of sea trade and forced Indian trader to work as their agents. कि फिर कुछ टाइम जब बीत गया तो उसके बाद में ये जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपना पावर जो नेवल जो पावर था, समुद्री जो शक्ति थी, उसको यूज़ किया और उन्होंने समुद्री जो व्यापार था उसको अपने अंडर में ले लिया और जो भारतीय व्यापारी थे उनको फोर्स किया कि वो उनके एजेंट के रूप में काम करें. द इंग्लिश इमर्ज as a most successful commercial and political power in the subcontinent ultimately. और फिर उसके बाद अंग्रेज जो थे सबसे सफल व्यापारी और राजनीतिक पावर के रूप में हमारे इंडिया में उभर कर आए. A great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up was due to the rise in demand for goods like textiles. कि जो क्राफ्ट थी, जो स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो हिस्सा लेने लगे थे और उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह जो माल है उसमें डिमांड बढ़ने लगी और क्राफ्ट भी एक्सपेंड हुआ. इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. अब इंडियन जो टेक्सटाइल डिज़ाइन थी उनमें रिफाइंड जो था वो उसमें वेरिएशंस बढ़ने लगे. हाउएवर the decline of the independence of craft person was also seen in this period. और इसी पीरियड में जो क्राफ्ट पर्सन यानी जो कलाकार लोग थे उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी ख़त्म होती दिखी. They now began to work on a system of advances which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जिसका मतलब ये था कि वो जो वीव करेंगे, जो बुनेंगे जो कपड़ा, वो ऑलरेडी यूरोपियन एजेंट के लिए प्रॉमिस किया हुआ होगा. वीवर्स वर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट फॉर सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न. जो बुनकर जो थे अब वो इंडिपेंडेंट नहीं थे कि वो अपना कपड़ा खुद बेच पाए या खुद से उसको अपने पैटर्न से उसको बुन पाए. द डिज़ाइंस वर सप्लाइड टू देम बिफोर हैंड बाय द कंपनी एजेंट्स फॉर हुम दे हैड टू स्टिच. उनको कपड़ा बनाने से पहले ही कंपनी के जो एजेंट होते थे वो कि उनको किस टाइप के पैटर्न्स में स्टिच करना है वो उनको पहले बता दिया जाता था. द राइज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास विच आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ टुडे वॉज सीन इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उनको उभर कर सामने आई थी. मेजर चेंजेस वर नोटिस इन क्राफ्ट एंड कॉमर्स एज मर्चेंट एंड आर्टिसंस moved into the black towns which were established by the European companies within these new cities. अब जो कुछ चेंजेस, मुख्य जो चेंजेस परिवर्तन नोटिस किए गए थे क्राफ्ट में यानी कला में और व्यापार में वो ये थे कि जो कलाकार थे, व्यापारी थे जैसे वीवर वगैरह, तो वो जो यूरोपियन कंपनीज ने एस्टैब्लिश किए थे ब्लैक टाउन वहाँ पर मूव कर गए थे. द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर बाउंड टू रिसाइड हियर whereas the white rulers occupied the superior residence of the Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta. कि जो ब्लैक या काले या जो नेटिव ट्रेडर्स थे या जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको बाउंड किया गया कि वो यहीं रहें और जो वाइट जो रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने जो सुपीरियर रेजिडेंस है जैसे सेंट जॉर्ज का किला है, सेंट विलियम का किला है कोलकाता में, मद्रास में, वहाँ पर वो रहते थे, उनकी रेजिडेंसीज थी. इन द नेक्स्ट ईयर यू विल रीड द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स ऑफ द 18th सेंचुरी. नेक्स्ट ईयर नहीं या फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा, अगले चैप्टर में आप क्राफ्ट और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो आप वास्को डी गामा कौन था और क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था. एक सेलर था जो कि
सी रूट्स के एक्सप्लोरेशन के लिए गया था, तो वो गया था 15th सेंचुरी में, है ना। तब वो धीरे 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 सर्च करता हुआ कहाँ पहुँच गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहुँच गया। और फिर यहाँ पर उसने क्या देखा कि यहाँ पर स्पाइसेस लेते हैं। एक पुर्तगीज सेलर था वास्को डी गामा, ठीक है, वो अफ्रीकन कोस्ट की तरफ गया, फिर वो राउंड गया, है ना, कैप ऑफ गुड होप, और उसने फिर क्या किया, इंडियन ओशियन को क्रॉस कर लिया। ये उसकी पहली जर्नी थी जो 1 साल से ज़्यादा चली थी। और फिर वो 1498 में कालीकट में पहुंचा था, और फिर वो वहाँ से रिटर्न टू लिस्बन गया था, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है। और अगले ही साल नेक्स्ट ईयर उसने 4 शिप में से 2 शिप खो दिए थे, और उसके जो 170 मैन थे उसके साथ स्टार्टिंग में, वो अब सिर्फ 54 बच गए थे। अब उसने देखा कि जो रूट है जो कि ओपन है, तो वो क्या किया गया, धीरे धीरे उसको फॉलो करता गया। ब्रिटिश, इंग्लिश, फ्रेंच, डच सेलर थे, बाद में उसको फॉलो करते गए और वो भी गए। और एक अनदर अनएक्सपेक्टेड आउटकम था, जो कि फिर सी रूट से ही सर्च हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस, कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी। ये एक इटालियन था, तो उसने वेस्ट की तरफ सेल करना स्टार्ट किया और उसने अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किया। तो उसने ये देखा कि हमारी जो अर्थ जो है ना, वो क्या है, राउंड है, और उसको एक इंडिया की तरफ आने वाला रूट मिल गया। तो वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। उसको कहाँ आना था, वेस्ट इंडिया, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, 1492 में। द सेलर्स एंड कॉन्कर्स फ्रॉम स्पेन और पुर्तगीज, उसके बाद जो स्पेन और पुर्तगाल के जो सेलर्स थे उन्होंने उसको फॉलो किया, और सेंट्रल और साउथ अमेरिका का बहुत सारा पार्ट उन्होंने कवर किया। और फिर उन्होंने जो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जो पहले के जो सेटलमेंट्स थे उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो वास्को डी गामा जो था उसने हमारे इंडियन सी रूट की खोज की थी 1498 में। और जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस था, इसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर जो है वो ओवर हो रहा है। उसके बाद आपके जो टिक द करेक्ट वाले जो आंसर्स हैं, आप देखिए, चैप्टर आपका ओवर होने के बाद अब हम आपकी जो ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका, राज राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, राज राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया था, जमींदार ने, राजा चोल ने, या पांचाल्स ने। तो वो किसने बनाया था, आपका राज राजा चोल ने। उसके बाद सेकेंड नंबर है, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन इज, एक टेम्पल टाउन का परफेक्ट एग्जाम्पल है तंजौर, काबुल या कंधार। काबुल कंधार तो सिल्क रूट से रिलेटेड है, यहाँ पर तंजौर जो है वो टेम्पल टाउन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर है, पिलग्रिम्स वर अट्रैक्टेड टू लेक नियर अजमेर, कि यात्री जो है वो अजमेर के पास में एक लेक है जिससे अट्रैक्ट होते हैं, उसका नाम क्या है, क्वींस वेल, भिल्सा या पुष्कर। तो अजमेर के पास पुष्कर लेक है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाओ आप, द मार्केट स्ट्रीट्स हैड मैनी शॉप एंड आर कॉल्ड, मार्केट स्ट्रीट में बहुत सारी दुकानें हैं जिनको क्या कहते हैं, हट्टा, मंडप या मंडपिका। मंडपिका का तो मंडी होती है, और इसको क्या कहते हैं, हट्टा। द इनले वर्क ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर का जो इनले वर्क होता है, जिसको बिदार के क्राफ्ट पर्सन के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेलियार, बिद्री या केकोलर। तो उसको बिद्री के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसको बिद्री के नाम से, ठीक है। अब आ जाओ आप फिल इन द ब्लैंक्स पर। इसमें हम्पी इज लोकेटेड इन डैश बेसिन, हम्पी कौन से बेसिन पर लोकेटेड है, तो हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर लोकेटेड है। सेकेंड है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम केंद्र कौन सा था, गुजरात में, सूरत। कौन सा था, सूरत इन गुजरात। थर्ड है आपका, डैश वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के डेल्टा पर किसको स्थापित किया गया था, मासुलीपट्टनम, एक छोटा सा टाउन है, उसको स्थापित किया गया था। किस कौन सा था, थर्ड का क्या होगा, मासुलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है, द इंग्लिश डैश एंड डैश फाउंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, इनने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की थी। उसके बाद 5 नंबर है, अ पुर्तगीज सेलर वास्को डी गामा सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन कोस्ट पर कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। फिर आप आ जाओ मैच पर, आपको फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का यहाँ पर आपको फिल करना है, ओके। तो अब आप आ जाओ इधर, देखो, जैसे देवदासी कौन थी, टेम्पल डांसर थी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी। विरूपाक्षा क्या है, शिवा की एक फॉर्म है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डी, ये, ठीक है। महाजन्स कौन थे, मनी चेंजर्स थे,
तो थर्ड का क्या हो जाएगा ए। उसके बाद मंडपिका क्या थी, मंडी थी, तो फोर्थ का हो जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद हट्टा क्या है, हाट, दुकानें जो हैं उसको आज हम जिसको हाट बोलते हैं वही हट्टा था, तो 5 का क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बी डी ए सी ए ई और सी। उसके बाद आ जाओ आप ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स में आप देखो थंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास, क्या चोलास की कैपिटल थी थंजावुर, तो इट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, हमने इसको ट्रू कर दिया। सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी वॉज महानवमी फेस्टिवल। हम्पी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था वो महानवमी था, जो साउथ में आज महानवरात्रि के नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रू। ओके, नंबर 3 है ट्रेडर्स ट्रेवल्ड इन कारवान्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स। व्यापारी जो थे वो कारवां में ट्रेवल करते थे और गिल्ड बनाकर चलते थे, इट इज़ ट्रू। फोर्थ नंबर है काबुल एंड कंधार वर लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। सिल्क रूट से रिलेटेड थे काबुल और कंधार, इट इज़ ट्रू। नंबर 5 है जीन बैप्टाइज्ड टेवनर वॉज गोल्ड मर्चेंट, ये डायमंड मर्चेंट था, गोल्ड मर्चेंट नहीं था, सो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।